नमस्ते छात्रों, मैं आज लघु कथा कुंज भाग के एक लेखिका है। वह है चेतना भाटी नामक, उनके द्वारा लिखित छोटी कहानियां या लघु कहानियों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चेतना भाटी के द्वारा संग्रहित 3 कहानियां यहाँ दी गई है। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। एक कहानी मैंने अभी फर्स्ट स्क्रीन में डाल ली है और इसी तरह की छोटी छोटी और 2 कहानियां हैं। ये 3 कहानियों को भी मैं आज आपको समझा दूंगा। पहले चेतना भाटी का परिचय प्राप्त करेंगे, बाद में हम उनके द्वारा लिखित राक्षस कहानी को पढ़ेंगे। चेतना भाटी का जन्म 27 जून 1957 को भीकन गांव खरगोन में हुआ है। वह खरगोन मध्य प्रदेश में है, अर्थात मध्य प्रदेश के खरगोन इलाके के भीकन गांव में उनका जन्म हुआ है। इनका चेतना भाटी का, और कब है? 27 जून 1957। बीएससी एमए एलएलबी करने वाली चेतना की 8 कृतियां प्रकाशित है। अर्थात उनका शिक्षण बीएससी एलएलबी हुई है और एमए भी हुआ है, और उसने 8 कृतियां, साहित्य कृतियों को लिखी है और वह प्रकाशित हुई है। आकाशवाणी से नियमित रूप से रचनाओं का प्रसारण हुआ है। मध्य प्रदेश लेखक संघ भोपाल द्वारा काशीबाई मेहता सम्मान उन्हें मिला है। संप्रति इंदौर लेखिका संघ की उपाध्यक्ष है। इतना ही कुछ परिचय यहाँ दे दिया गया है, वह तो हमने समझ लिया। और सीधे हम कहानी के लिए जाएंगे। उनके द्वारा लिखित प्रथम कहानी है, लघु कथा है, वह है राक्षस। ये राक्षस शब्द सुनते समय आपको आजकल वे राक्षस नहीं दिखाई पड़ते हैं, परंतु राक्षस व्यवहार तो मालूम पड़ता है। जो क्रूर व्यवहार होता है, भ्रष्टाचार होता है, अन्याय होता है, धोखा होता है, उसे राक्षसत्व कहते हैं। पहले एक बूढ़ी दादी माँ है। ये दादी माँ एक कहानी सुना रही है अपने चिंटू के साथ। चिंटू की दादी माँ है, वह चिंटू की दादी माँ है। ये चिंटू की दादी माँ चिंटू से कहानी बता दे रही है कि रामायण की एक घटना को लेकर, और वह घटना को लेकर कहानी बताते ही एक तत्व को वही प्रस्तुत करती है कि हमारे देश में जो राक्षसत्व का व्यवहार होने लगा है, परंतु इसी के बारे में कोई चिंता नहीं करते। वह क्या है देखेंगे। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ರಾಕ್ಷಸರ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದೇ ಹೊರತು ರಾಕ್ಷಸರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಅನ್ಯಾಯ, ಅನಾಚಾರ, ಧ್ವಂಸ, ಹಿಂಸೆ, ಕೊಲೆ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಮಾನವೀಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು दादी माँ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दादी माँ चिंटू से कहने लगी है, देख लीजिए कि दादी माँ कहानी सुना रही थी। किनसे? चिंटू से। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और राजकुमारों को
उनके सहायतार्थ भेजने का अनुग्रह करते हुए अपनी व्यथा बताने लगे। राक्षस उत्पात मचाते रहते ही, हमारी साधना और शांति भंग करते ही, हवन कुंड में नर मुंड डालकर पवित्र वातावरण को दूषित करते ही। हाँ हाँ, मैंने देखा था टीवी पर, वे नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ करते ही। चिंटू तपाक से बोल पड़ा, और हमारे राजकुमार भी तो किस बहादुर से डटे हुए हैं मोर्चे पर। उन्हें खदेड़ने में अपनी जान की परवाह किए बगैर दादी माँ ने गहरी सांस ली। प्लेन से उतरते पेटी बंद शहीदों का दृश्य उनकी आंखों में घूम गया और वे नम हो गई। देख लीजिए, यहाँ ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आने की वो एक घटना है। अर्थात दादी माँ अपने बेटे को, चिंटू को कहानी सुना रही है। कौन सी कहानी है देख लीजिए। कौन सी कहानी है कि ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहा था आश्रम में रहकर। आश्रम में राक्षस लोग उनको तरह तरह की हिंसाएं कर रहे थे, उत्पात कर रहे थे, और उनके जो हवन कुंड है, हवन कुंड अर्थात होम कुंड, तो उनमें नर मुंड को डालते थे। अर्थात ना, मनुष्य को मरवा डालते हैं और उसका मुंड को लाकर उनके होम कुंड में डालकर वह भ्रष्ट करते थे, अन्याय करते थे, अपराध करते थे। ये घटना को यही दादी माँ कहती है। ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಅವನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಅಥವಾ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂತಕ್ಕೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಉಪಟಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ತಪಸ್ಸಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಶವವನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಟಳ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೀದಾ अयोध्यೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. अयोध्यೆಗೆ ಬಂದು राजा दशरथ से मांगता है, क्या मांगता है, अपने बेटों को, राम और अन्य बेटों को मेरे साथ भेज दीजिए और राक्षसों का संहार करवा दीजिए. रिक्वेस्ट करने के लिए वह आता है. ये घटना देख लीजिए. ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और राजकुमारों को, राजकुमार कौन है, दशरथ के पुत्र. दशरथ को कितने पुत्र थे, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, 4, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. उन बेटों को उनकी अर्थात विश्वामित्र की सहायतार्थ भेजने का अनुग्रह करते हुए अपनी व्यथा बताने लगे. राक्षस उत्पात मचाते रहते ही, और वह विश्वामित्र कहते हैं राक्षस लोग क्या करते हैं, उत्पात, उत्पात उपद्रव, उपद्रव करते हैं, मचाते रहते हैं, अन्याय अनाचार भ्रष्टाचार करते हैं, हमारी साधना और शांति भंग करते हैं. जो हमारी साधना है भंग करते हैं और हमारी जो शांति है भंग करते हैं. हवन कुंड में नरमुंड डालकर, अर्थात यज्ञ के जो कुंड है उनमें नरमुंड को डालकर वे वातावरण को, पवित्र वातावरण को दूषित करते हैं, दूषित कलंकित करते हैं, अपवित्र करते हैं. इस तरह कंप्लेन कर देता है कौन, विश्वामित्र. किन से, दशरथ से. ये बात सुनते ही चिंटू कहता है हाँ हाँ, मैंने देखा था टीवी पर, ये घटनाओं को मैंने टीवी में देखा. वे नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ करते ही, वे राक्षस क्या करते हैं, नियंत्रण, कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, कंट्रोल लाइन पार करके दाटी घुसपैठ करते ही. घुसपैठ करना, अवैध तरह से व्यवहार करना. तो घुसपैठ करते ही
ಚಿಂಟು ಟಪಾಕ್ ಸೇ ಬೋಲ್ ಪಡ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು? ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರ ಅವೈದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. और हमारे राजकुमार भी तो किस बहादुरी से डटे हुए हैं देखो. आग दादी माँ कहते हैं, परंतु हमारे वीर लोग, सैनिक लोगों के लिए इशारा है, वीर लोग राजकुमार के भांति हमारे वीर लोग सैनिक लड़ते रहते हैं बहादुर से. बहादुरी वीरता से वे लड़ते रहते हैं मोर्चे पर. उन्हें खदेड़ने में अपनी जान की परवाह किए बगैर, अतः उन वैरियों को नाश करने के लिए वे अपने जान की परवाह नहीं करते हैं. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಪರವಾಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. दादी माँ ने गहरी सांस ली. कहते कहते गहरी अर्थात क्या है? अर्थात दुख से कहने लगी, वेदना से कहने लगी. अर्थात इस तरह के राक्षस लोग आज भी है. उनका संहार करने के लिए हमारे वीर बहादुर लोग, राजकुमार लोग लड़ते रहते हैं और अपने प्राण अर्पण करते हैं. कहकर वह दुख से कहने लगी. कहते कहते उनके सम्मुख एक चित्र आता है. क्या है? प्लेन से उतरते पेटी बंद शहीदों का दृश्य उनकी आंखों में घूम गया. कहते कहते उनकी आंखों के सम्मुख एक चित्र आता है. क्या है? किसी राज्य में उनकी हत्या होती है, हमारे सैनिकों की वीरता से लड़ने वाले, परंतु वह प्लेन के द्वारा हमारे गांव में उतरती है और शहीद के रूप में हमारे यहाँ शव आते हैं. वह दृश्य दिखला नहीं पड़ा तो उनकी आंख के सम्मुख वह चित्र घूम गया. वे नम हो गई, अर्थात वह बहुत दुखी हो गई. तो कुल मिलाकर इस राक्षस कहानी तो इतनी सुलभ है. हमारे देश में देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले वीर योद्धाओं के बारे में लेखक बताते हैं, चेतना भाटी जी. आजकल भी राक्षस हैं, परंतु आज लड़ाई करने वाले हमारे वीर योद्धा भी है. परंतु समाज रक्षा करने के लिए जो विश्वामित्र जैसे वीर तो नहीं, विश्वामित्र जैसे तो होना चाहिए और राक्षसों का वध करने के लिए आज राम भी चाहिए या लक्ष्मण भी चाहिए. ये बात हमें राक्षस कहानी के माध्यम से लेखिका बताती है. कहानी तो समझ में आई है ना? दादी माँ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ದಶರಥನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಚಿಂಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ದಾದಿಮಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ವೀರತನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾಳೆ ದಾದಿಮಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರ ಸೈನಿಕರ ಶವ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವಳು ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ವಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ರಾಕ್ಷಸರ ಈಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸರಿಲ್ಲದಿಲ್ಲದ್ರೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚೇತನಾ ಭಾಟಿಗ ವಿಚಾರ. ಅವರು
दूसरी और भी छोटी कहानी है, सुनामी सड़क। दूसरी है सुनामी सड़क, बहुत छोटी है, पहली बार मैं उसे पढ़ दूंगा। नटखट नन्हे को सुलाने की असफल कोशिश करते उसने पाया, बचाओ बचाओ का शोर है चहुं ओर। सैकड़ों वृक्ष डर गए, हजारों आशियाने उजड़ गए। शहर से बदहवास उड़ती आती चिड़िया से उसकी देहातान देहातन सखी ने पूछा, का सकी सुनामी ना सकी सड़क। बेहोश होकर लुढ़कने के पहले हामते हुए वह बोली थी। देहातान ने झट घबरा कर बच्चे को सीने से लगाया, बेटा सो जा, नहीं तो सड़क आ जाएगी। सहमा बच्चा सिकुड़ कर सो गया। सड़क चौड़ीकरण ने सब कुछ समेट लिया था। सुनामी सड़क, सुनामी सड़क। सुनामी शब्द तो आपको बहुत प्रचलित शब्द है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु में सुनामी आई थी। उस सुनामी आने के कारण तो पानी अम, इस तरह बंगाला से इस तरह आया है, अधिकतर गांव ही डूब गया था, सर्वनाश हुआ था। तो सर्वनाश करने वाली वह सुनामी है, अर्थात नाशकारक शब्द आज हम उसको उपयोग करते हैं। वह सुनामी के तरह आता है, अर्थात क्या है, नाशकारक के रूप में आता है। इसी तरह आज यही चेतना भाटी जी बताते हैं कि वह सुनामी सड़क पर सुनामी आई है, अर्थात सड़क नाश होने लगा है। वह क्या है? मुख्य रूप से आपको देख लेना चाहिए नगरीकरण। ये नगरीकरण के कारण क्या होता है? शहरीकरण या नगरीकरण से सड़क को विस्तार करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं। विस्तार करते करते दोनों ओर जो घरबाज है उनको नाश कर देते हैं, निकल देते हैं, और जनसंख्या अधिक होती जा रही है नगरों में। इससे क्या होता है? एक ओर से सुनामी के समान होना है। तो यहाँ एक घटना को पहले याद करना है। शहर की एक चिड़िया है और एक चिड़िया है देहातन, अर्थात ग्रामीण। देहात की शब्द से आया है देहातन। ग्रामीण की एक एक चिड़िया है और शहर की एक चिड़िया है। और शहर में क्या हुआ है ये बात पहले बताता है। तो शहर में रहने वाली चिड़िया आज बहुत डरने लगी है। वही सुनामी आई है, वह प्राकृतिक रूप से जो मैंने बंगाला से आने वाली सुनामी है वह नहीं। आज सड़क की सुनामी आई है, सड़क की सुनामी आई है। सड़क की सुनामी कैसी होती है देख लीजिए। रस्ತೆಯ ಸುನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, नगरಗಳಲ್ಲಿ जनसंख्या जास्ती आती है, तो लोग अधिक आते समय, जनसंख्या अधिक होते समय वो बड़े बड़े इमारतों को बांधना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी इमारतों को बांधते समय सड़क को विस्तार करना पड़ता है। तो इतना विस्तार करते समय उनके दोनों ओर रहने वाले जो बिल्डिंग है उसे निकाल देना पड़ता है। तो इस तरह वह सड़क को बड़ा करने के लिए जो वे कामकाज करते हैं वह सुनामी कहता है लेखक लेखक। यहाँ देख लीजिए, नटखट नन्हे को सुलाने की असफल कोशिश करते उसने पाया। नटखट ಅಂದ್ರೆ ತುಂಟ ತನ್ನ ಮಗು नन्हे को सुलाने की मलगिसलिಕ್ಕೆ असफल कोशिश करते उसने पाया। वह सुलाती है परंतु वह सोता नहीं, वह नटखटा है। बचाओ बचाओ का शोर है चहुं ओर।
बच्चे को सुला रही है, चारों ओर शोर, कोलाहल, गದ್ದಲ ಯಾವುದು? बचाओ बचाओ। कहाँ है? चौहों ओर, चौहों चार दिशाएं, चारों दिशाओं में अर्थात सराउंडिंग, चारों ओर आवाज सुनाने लगी है। क्या है? बचाओ बचाओ। सैकड़ों वृक्ष ढह गए। नोड़े, ये रास्ता को बड़ा करने के लिए, रस्ते अगलीकरण ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಡ್ ಕಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಲೂಮ್ है ना? ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮರ ತೆಗಿತಾರೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೆ ಹೇಗೆ? ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तो बचाओ बचाओ क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधों को काटते हैं। काटने के कारण पक्षी कहाँ बैठना है? पेड़ों पर बैठना चाहिए। पक्षियों को पेड़ चाहिए, तो पेड़ों को नाश करते हैं, प्रकृति को नाश करते हैं और वह रास्ता को बनाते हैं, सड़क को बनाते हैं। तो पेड़ पौधों को काटते समय ये बताने लगे हैं, क्या है? बचाओ बचाओ। उनको बैठने के लिए जगह नहीं। सैकड़ों वृक्ष ढह गए। देखो, ये सड़क निर्माण के लिए सैकड़ों वृक्षों को काट दिए गए या ढह गए। हजारों आशियाने उजड़ गए। देखो, हजारों आशियाने उजड़, सर्वनाश हो गए। शहर से बदहवास उड़ती आती चिड़िया। अरे, एक शहर से बदहवास अर्थात क्या है? बदहवास ಕಂಗೆಟ್ಟ, ಆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಮರಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो उसकी देहतांश ने पूछा, तो उस शहर की पक्षी से देहातीन पक्षी पूछती है, का सखी सुनामी का क्या क्या ಸುನಾಮಿ आई है क्या? ಏನ್ ಸುನಾಮಿ ಬಂತ? ಯಾಕೆ ಕಂಗಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಏನ್ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ? ना सकी सड़क, सुनामी तो नहीं आई है, सड़क की सुनामी आई है। बेहोश होकर लुढ़कने के पहले हामती हुई वह बोली थी। अरे, लुढ़कने के पहले ही बोलने लगी, परंतु हामती हामती क्यों हाँफती है? क्योंकि इतनी डर गई है, उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं है, वहां बाद में जीवन नहीं बिता सकती। क्यों है? पेड़ पौधों को काटने से प्रकृति नाश हो जाती है। ये डर है उस पक्षी को। तब देहातान अतः ग्रामीण पक्षी ने झट घबरा कर बच्चे को सीने से लगाया। अरे, अपने बच्चे को क्या करते हैं? सीने से ही आप बोलता है, बेटा सो जा, नहीं तो सड़क आ जाएगी। आप यही सो जा, सोया नहीं तो सड़क आएगी। सड़क आना क्या है? अरे, सुनामी आना, सड़क सुनामी अतः ನೀನು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತದೆ. अर्थात भय का वातावरण वहाँ देहातन पक्षी भी बताने लगी है. सहम बच्चे सिकुड़कर सो गया, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋತು, ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. अर्थात आजकल सुनामी, सड़क की सुनामी नाम सुनते ही पक्षीगण भी वह डरने लगी है, सोने लगी है. उसका मतलब है आजकल सड़क निर्माण करने के द्वारा शहर में रहने वाले जो वातावरण है, भौतिक परिसर है, उनका सर्वनाश करते जा रहे हैं. इसकी रक्षा करने के लिए लेखिका चेतना भाटीजी हमें सूचना देती है. ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರೀಕರಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, पक्षिಗಳು ಕೂಡ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು लेखिका यही बताती है. तो सड़क चौड़ीकरण ने सब कुछ समेट लिया था. कारण क्या है?
ಸಡಕ್ ಚೌಡೀಕರಣ ಚೌಡೀಕರಣ ಅಗಲಕರ ಮಾಡೋದು. ಆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಲ್ ಮಿಲಾಕರ್ सुनामी सड़क के द्वारा कवि लेखिका चेतना भाटी जी बताती है, आज नगरीकरण के कारण प्रकृति नाश होने लगी है। पेड़ पौधों को नाश करते हैं, केवल मनुष्य नहीं, अन्य जीव जंतु पक्षी प्राणी सभी प्रकृति नाश के फंसाव में पड़कर वे भी दुख प्राप्त करने लगे, जीवन बिताना उसे भी असंभव है। ये बात सुनामी सड़क के माध्यम से कहानीकार बताती है. अच्छा, समझ में आइए, समझ लेता हूँ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ನಗರದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಶಹರದ ಪಕ್ಷಿ ಕಂಗೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಅಥವಾ ಮರಿ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡಕಿನ ಚೌಡೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡು ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡಕ್ ಸುನಾಮಿ ಇದೆ, ಬರುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹೆದರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ लेखिका ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है और अंतिम कहानी है ऊंची जाति. वह प्रतिदिन बंगले के सामने की सड़क पर झाड़ू लगाती, बंगले का आंगन गहरी झाड़ती, उनके पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी साफ करती, बंगले के पिछवाड़े गया गाय भैंसों के बाड़े में पड़ा गोबर उठाती, नाली की सफाई करती और बंगले के सभी प्रसाधन कक्षा धोकर चमकाती. उस दिन भी वह आई, प्रतिदिन का कार्य किया और एक और खड़ी हो गई. आज उसके वेतन का दिन था. मालकिन घर से बाहर निकली, उसने दोनों हथेलियां जोड़कर अंजूरी बनाकर मालकिन के सामने फैला दी. मालकिन ने थोड़ा बचते हुए हाथ ऊपर करके उसकी अंजूरी में नोट टपका दिया, जैसे भिखारी को भीख दे रही हो. उनके विदेशी गेस्ट ने यह सब देखा और द्विभाषी के माध्यम से पूछा, रुपये इस तरह क्यों दिए गए? क्योंकि वह अस्पृश्य है, नीची जाति की है, द्विभाषी ने बताया. नीची जाति की क्यों है? विदेशी मेहमान ने भोलेपन से प्रश्न किया. क्योंकि वह नीचा काम करती है, गंदगी उठाती है, सफाई करती है, द्विभाषी ने व्याख्या दी. तो गंदगी फैलाना ऊंचा काम होता है आपके यहाँ. जो गंदगी फैलाते हैं ऊंची जाति की कहलाते हैं, और जो सफाई करते हैं नीची जाति की कहलाते हैं. क्या उसे सामान्य कामकाजी महिला नहीं कर सकते? वह अपना वेतन ले रही है, भीख नहीं. व्याख्या समझने की कोशिश में विदेशी अतिथि ने प्रश्नों की जो बौछार की, उससे बचने के लिए मालकिन के साथ दुभाषी भी कोई चतुरी नहीं ढूंढ पाए. तो कुल मिलाकर ये बहुत छोटी कहानी है, परंतु उनमें बहुत अर्थ. आज एक सामाजिक असमानता है, जातीयता की समस्या है. ये जातीयता की जो समस्या है वह समस्या को लेकर यह कहानी लिखी गई है. यही दो महिलाएं, एक घर की मालकिन है, द्विभाषी है, और एक विदेशी महिला है. एक विदेशी महिला द्विभाषी के घर में रही है, तो वही एक घटना हुई है. एक घटना हुई है. एक स्त्री घर का काम काज करती है, वह
नीची जाति कहलाने वाली है यहाँ। वह घर में आती है, फुल दिन भर काम करती है और उनसे वेतन प्राप्त करती है, और वह प्रतिदिन बंगले के सामने की सड़क पर झाड़ू लगाती है। अतः वो काम वाली क्या करती है, सुबह आती है, बंगले के सामने झाड़ू लगाती है, कस गुडिस्ताಳೆ। बंगले के आंगन ಗ್ಯಾರೇಜ್ झाड़ती है। ಆ ಬಂಗಲೆಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। उनके पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी साफ करती है। साफ नाई पालतू साಕು साफ ನಾಯಿಗಳು ಏನು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿತ್ತು उन गंदगी को वह साफ करती है। बंगले के पीछे गाय भैंसों के बाड़े में पड़ा गोबर उठाती है। ಆ ಬಂಗಲೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ದನ ಕರುಗಳದ್ದು जो गोबर है सगनी, उसको भी वह क्लीन करती है। नाली की सफाई करती है। बंगले के सभी प्रसाधन कक्षा धोकर चमकाती है। ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ। उस दिन भी वह आई। एक दिन की घटना है, इस तरह काम करने वाली उस दिन आती है, सभी काम करती है। प्रतिदिन का कार्य किया और एक और खड़ी हो गई। काम काज करने के बाद ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು। आज उसके वेतन का दिन था। सैलरी वेतन सैलरी सैलरी होने का वह दिन था। मालकिन घर से बाहर निकली। ನೋಡಿ ಮಾಲಕಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ उसने दोनों हथेलियां जोड़कर अंजूरी बनाकर मालकिन के सामने फैला दी। इस तरह करके इस तरह किया, दोनों हाथों को इस तरह जोड़कर अंगुली बनाकर उनके सम्मुख रखा तो फैला दी। मालिक ने थोड़ा बचते हुए हाथ ऊपर करके उसकी अंजूरी में ನೋಟ್ ಟಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಈಗ ದೂರದಿಂದ ಹಣನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। वह पैसे या नोट को टपका देती है, जैसे भिखारी को भीख दे रही हो। भिक्षुकने ಹೀಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ वह सैलरी या वेतन देती है। दिन भर उसने काम काज किया है, ईमानदारी से काम किया है, क्लीनिंग किया है, परंतु उनको वह अंजूरी फैला कर रखती है और ऊपर से नोट को टपका देती है। कौन है, मालकिन। किस तरह वह टपका देती है, भिखारी को भीख देने के समान। उनके विदेशी गेस्ट ने यह सब देखा और द्विभाषीय के माध्यम से पूछा। द्विभाषीय के माध्यम से वह पूछती है, रुपए इस तरह क्यों दिए गए, इस तरह ऊपर से क्यों टपका दिया है। वह विदेशी महिला पूछती है, क्योंकि वह अस्पृश्य है। द्विभाषीय कहती है वह अस्पृश्य है, नीची जाति की है, लो कास्ट की है, निम्न जाति की है। द्विभाषी ने बताया। नीची जाति क्यों है, वह विदेशी महिला पूछती है। ಯಾಕೆ ಅವಳು ನೀಚ ಜಾತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ। ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಭೋಲಿಪನ್ से प्रश्न किया। ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಜಾತಿ ಅವಳು ಆಗ್ತಾಳೆ। ಆಗ क्योंकि वह नीच काम करती है। ಯಾಕೆ ಅವಳು नीच जाति ಆಗ್ತಾಳೆ, नीचा काम करने वाली है, इसलिए वह नीच जाति वाला। गंदगी उठाती है, सफाई करती है। द्विभाषी ने व्याख्या दी। सफाई करती है, गंदगी उठाती है और निचली जाति मानी जाती है, नीचा काम करने वाली। तो क्या गंदगी फैलाना ऊंचा काम होता है आपके यहाँ। गंदगी को उठाने वाले नीचे होते तो गंदगी को फैलाने वाले क्या श्रेष्ठ होते हैं। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೊಳಕು ಮಾಡುವವರು ಮೇಲ್ವರ್ಗರು, ಕೊಳಕನ್ನು ತೆಗೆಯುವವರು ಕೆಳ ಜಾತಿಯವರು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ है विदेशी महिला की। जो गंदगी फैलाते हैं ऊंची जाति की कहलाते हैं। गंदगी फैलाने वाले ऊंची जाति के होते हैं और जो सफाई करते हैं नीच जाति की कहलाते हैं। निम्मಲ್ಲಿ ಗಂದಗಿ ತೆಗೆಯುವವರು ನೀಚ ಜಾತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗಂದಗಿ ಹಾಕುವವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಆಗ್ತಾರ। ಇದು ಏನು ವಿಚಿತ್ರ। ಕೊಳಕು ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಾವು ಕೆಳ ಜಾತಿಯವರು ಹೇಳಬೇಕು, ಕೊಳಕು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೊರತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ। क्या उसे सामान्य कामकाजी महिला नहीं कर सकती। और सामान्य महिला ಹೇಳ್ಬಹುದಲ್ಲ, क्यों नीच जाति और अपना वेतन ले रही है, भीख नहीं है। इस तरह ऊपर से टपकाने के लिए वह भीख मांगती नहीं है, अपना वेतन है, सैलरी है।
व्याख्या समझने की कोशिश में विदेशी अतिथि ने प्रश्नों की जो बौछार की आक्रमण मारू ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ उसे बचने के लिए मालिकों के साथ दुबी शेख जी भी कोई चित्र नहीं तो ढूंढ पाए अर्थात विदेशी महिला की जो बातें हैं उन बातों के लिए उत्तर देने के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं था। कुल मिलाकर यही चेतना भाटी जी कहती है क्या है गंदगी फैलाने वाले नीच जाति वाले ही परंतु गंदगी को साफ करने वाली ऊंची जात हेडिंग है ऊंची जात ये ऊंचे जाति वाले होते हैं और नीच जाति वाले कौन होते हैं गंदगी फैलाने वाले। तो इस तरह तो जातीयता की जो समस्या को दूर करना है तो सफाई करने वाले जो निम्न जाति के वाले नहीं हो सकते कहकर यह कहानी समाप्त होती है। अतः हमारे किताब में संकलित जो 3 कहानियां हैं ये कहानियां छोटी छोटी कहानियां समाप्त हुई है। छात्रों देख लीजिए आपकी परीक्षा में फर्स्ट इंटरनल में मैंने आपको हम तो बता देते हैं परंतु आपको मैं लघु कहानियों के बारे में बता देता हूँ। चेतना भाटी और नामदेव इनके द्वारा लिखित छोटी कहानियों में से 2 कहानियों को आपको लिखना होगा टिप्पणी के रूप में 10 अंक के प्रश्न इनमें से आएंगे। अच्छा आज यह पाठ मैं समाप्त कर लेता हूँ। अगले कहानी के द्वारा मैं और एक दिन आपको और एक विषय लेकर आऊंगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।